नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इंजेक्शन यूनिट के बारे में। तो इंजेक्शन यूनिट में दो मैकेनिज्म होते हैं, इंजेक्शन मैकेनिज्म और हीटिंग मैकेनिज्म। इंजेक्शन यूनिट का फंक्शन होता है, फर्स्ट रॉ मटेरियल्स को हॉपर में रखना, सेकेंड है प्रेशराइज करना रॉ मटेरियल्स को बैंड हीटर के द्वारा, थर्ड है प्रॉपर मिक्सिंग करना रॉ मटेरियल्स को स्क्रू के द्वारा, फोर्थ है इंजेक्ट करना प्लास्टिक साइज रॉ मटेरियल्स को मोल्ड में, फिफ्थ है इंजेक्शन स्क्रू के द्वारा मोल्ड में रॉ मटेरियल्स को होल्ड करके रखना, और सिक्स्थ है कूलिंग के दौरान मटेरियल्स को रिफिलिंग करना। तो ये कुछ स्टेप हैं और हम अब लोग आगे देखेंगे इंजेक्शन मोल्डिंग के पार्ट्स और उसके फंक्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं हॉपर। तो हॉपर एक फ्यूनल शेप्ड का कंटेनर होता है जो कि इंजेक्शन मोल्डिंग के फीड थ्रोट के ऊपर लगा होता है, और इसका काम होता है फ्रेश रॉ मटेरियल्स को होल्ड करके रखना ताकि नेक्स्ट शॉट के लिए मटेरियल्स वहाँ से प्रिपेयर कर सके। उसके बाद है बैरल। तो बैरल एक सिलेंड्रिकल शेप का होता है जिसके अंदर इंजेक्शन स्क्रू होता है, और उस बैरल के चारों तरफ बैंड हीटर लगा होता है, थर्मोकपल्स होता है, और रॉ मटेरियल्स बैरल के अंदर ही गर्म होता है। तो बैरल इस तरीक़ा से दिखता है। बैरल के आगे की तरफ नोजल, पीछे फीड थ्रोट और उसके ऊपर हॉपर लगा होता है। आगे बात करेंगे हम लोग रेसिप्रोकेटिंग स्क्रू की। तो रेसिप्रोकेटिंग स्क्रू एक हेलिकल फ्लाइटेड मेटल शाफ्ट होता है जिसका काम होता है मटेरियल्स को शेयरिंग करना, ब्लेंडिंग करना, एडवांसिंग करना, मतलब कि प्रॉपर मिक्सिंग करना, और इसके घर्षण के द्वारा भी एक्स्ट्रा हीट जनरेट होता है। और जब रॉ मटेरियल्स पूरी तरीके से प्लास्टिसाइज हो जाए तो इसे मोल्ड में इंजेक्ट करते हैं। तो स्क्रू इस तरीके से दिखता है। स्क्रू के पीछे वाले हिस्सा को सैंक और आगे वाले हिस्सा को एनआरबी बोलते हैं। हम लोग आगे बात करेंगे एनआरबी के बारे में। नॉन रिटर्न वाल्व, इसे रिंग प्लंजर भी बोलते हैं। और इसका काम क्या होता है कि जब मोल्ड में स्क्रू मटेरियल्स को इंजेक्ट करता है तो उस दौरान मटेरियल्स बैक फ्लो ना हो जाए, उसके लिए हम एनआरबी का यूज करते हैं। यह बैक फ्लो को रोकता है और ड्रिलिंग को रोकता है। तो यह एनआरबी इस तरीक़ा से दिखता है। यह रिंग और प्लंजर दोनों से मिलकर बना होता है। अब हम लोग आगे बात करेंगे बैंड हीटर के बारे में। तो नाम से प्रतीत होता है कि ब्रासलेट शेप का होता है ये हीटर, और यह बैरल के बाहरी वाले हिस्सा में लगा होता है। और इसका काम क्या होता है कि बैरल को गर्म करना, और बैरल के अंदर रॉ मटेरियल्स होता है जिसके कारण से रॉ मटेरियल्स भी गर्म हो जाता है, प्लास्टिसाइज होता है। और बैंड हीटर इस तरीक़े से दिखता है, आप लोग तस्वीर में देख सकते हैं। अब हम लोग आगे बात करते हैं थर्मोकपल्स। तो थर्मोकपल्स का काम होता है हीटिंग एरिया को सेंस करना कि कितना डिग्री सेल्सियस वहाँ का टेम्परेचर है। तो इससे यह बात साबित होती है कि जितने हीटर होंगे उतने थर्मोकपल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए बैरल और नोजल जहाँ पे हम लोग हीटर का यूज करते हैं वहाँ पे थर्मोकपल्स भी यूज होता है। थर्मोकपल्स इस तरीके से दिखता है, आप लोग तस्वीर में देख सकते हैं। अब हम लोग आगे बात करेंगे नोजल के बारे में। तो नोजल एक मीडियम होता है जिसका काम होता है बैरल से मटेरियल्स को मोल्ड में पहुंचाना। तो स्क्रू जब इंजेक्ट करते हैं तो ये नोजल के माध्यम से ही मोल्ड में जाता है, और नोजल इस तरीक़े से दिखता है, आप देख पा रहे हैं। और ये भी 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, नोजल टिप, नोजल बॉडी और एडाप्टर। अब हम लोग आगे बात करते हैं फीड थ्रोट के बारे में। तो हम लोग कुछ देर पहले जिक्र किए थे कि फीड थ्रोट बैरल के पीछे वाला हिस्सा होता है और जिसके ऊपर हॉपर लगा होता है, और फीड थ्रोट को हमेशा हम लोग कूल रखते हैं ताकि बैरल का हीट हॉपर तक ना पहुँचे, जिससे कि ब्रीज फॉर्मेशन रॉ मटेरियल्स का हो जाता है, और इसको हम लोग रोकते हैं कूलिंग के माध्यम से। तो फीड थ्रोट कूलिंग हमेशा करते हैं। अब हम लोग आगे बात करते हैं हाइड्रोलिक पंप के बारे में। तो हाइड्रोलिक पंप बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हाइड्रोलिक सिस्टम के द्वारा, क्योंकि हाइड्रोलिक पंप की सहायता से ही ऑयल का फ्लो करते हैं, जिसके कारण से ऑटोमेशन
प्रदान करते हैं, चाहे वो इंजेक्शन एरिया हो या फिर क्लैंपिंग एरिया हो। तो इसका काम क्या होता है कि मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है फ्लूइड एनर्जी में। तो हाइड्रोलिक पंप इस तरीक़ा से दिखता है, आप लोग तस्वीर के माध्यम से देख पा रहे होंगे। अब हम लोग आगे इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में स्टडी करेंगे। तो इलेक्ट्रिक मोटर होता क्या है? तो इलेक्ट्रिक मोटर का काम होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, और इंजेक्शन मोल्डिंग में इसका अधिकतर उपयोग इंजेक्शन स्क्रू को रोटेशन प्रदान करने में किया जाता है। तो तस्वीर के माध्यम से आप लोग देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर कैसा दिखता है। अब हम लोग आगे बात करेंगे सर्वो मोटर के बारे में। तो सर्वो मोटर का यूज अधिकतर हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में करते हैं, क्योंकि यह एक जीरो एरर पे काम करता है, और जहाँ पे 100% एक्यूरेसी का प्रोडक्ट बनाना हो वहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिकल बेस्ड इंजेक्शन मोल्डिंग का यूज करते हैं। और इलेक्ट्रिकल बेस्ड इंजेक्शन मोल्डिंग में सर्वो मोटर का यूज किया जाता है। यह एक क्लोज सिस्टम पे काम करता है, और इसका कंट्रोल स्पीड का हो या पोजीशन का हो बहुत ही बेहतरीन होता है, और यह इस तरीक़ा से दिखता है। इसका उपयोग क्लैंपिंग यूनिट और इंजेक्शन यूनिट दोनों साइड में करते हैं, जैसे कि मोल्ड ओपन करना, क्लोज करना या फिर मटेरियल्स को इंजेक्ट करना।